हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और डिस्कस क्या बोल सकते हैं कि ये एक सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट CUET पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल आप सभी का एग्ज़ाम है MA हिस्ट्री का। तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने से पहले आपका एक एग्ज़ाम आज हमारे चैनल पर होने वाला है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि एक मेगा टेस्ट सीरीज़ मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करे। और आशा करूँगी कि मेरे ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पे वैसे भी 9:30 PM की थी, बट आप सभी ने कहा था कि मैम टाइमिंग चेंज करिए ताकि टेस्ट हम पहले दे सकें, क्योंकि कल मॉर्निंग में आप सभी को जल्दी जाना है। तो इसी वजह से आज की क्लास में ये वीडियो जो है आप सभी ने टाइम पीरियड 6 PM के दिए, तो आज की वीडियो आपको इसी टाइम पर देखने को मिल रही है। तो ये टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर लाइव है, और सजेशन करूँगी जितने भी स्टूडेंट मेरी लाइव दिख रहे हैं या ऑफलाइन देखेंगे, आपको यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, और आज की क्लास में आपको टोटल 46 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे 75 क्वेश्चन प्रिपेयर कर पाती, बट ये था कि हाँ, जितना मैं प्रिपेयर कर पाई उतना आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लूँ, और आप अपने एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर एग्ज़ाम देकर देखें कि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी कितनी है। और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि किसी भी टॉपिक में मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपके पास अभी भी समय जाके रिवीजन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी कल के लिए कितनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करती हूँ आप सभी अब तैयार होंगे अपने टेस्ट देने के लिए। तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, पहले मैं आपको पूरे 46 क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। जल्दी से आप सभी पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने पेन कॉपी पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। फिर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है और ये क्यों है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए आज की बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, अब तक आप सभी ने पेन और कॉपी लेकर के बैठ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को, और देखते हैं कि कितने लोगों को कितनी प्रिपरेशन है और कितना स्कोर आप लोग करेंगे। वीडियो के एंड में ज़रूर बताना आउट ऑफ 46 आप सभी का स्कोर कितना रहा। तो चलिए देखते हैं कि किसको कितनी तैयारी है कल के लिए अपने MA हिस्ट्री के लिए। तो ये रहा आप सभी के सामने आपका पहला क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में ही रखा है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो पहला टॉपिक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। और आप सभी ने कहा था कि मैम प्लीज़ असर्शन और रीजन के बेस पर भी क्वेश्चंस बनाना। तो CUET के एग्ज़ाम में हर एक पैटर्न से जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे पैटर्न आपको आज की इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सबको मैं सिर्फ 30 सेकेंड दूंगी मेरे क्वेश्चन रीडअप करने तक। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपना लिख लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हो, दो स्टेटमेंट है जिसमें आपको असर्शन दिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एक्सटिंग्विश्ड बिफोर आर्यंस, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पहले समाप्त हो गई थी। और इसका कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपके आर्यों से पहले आई थी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्री आर्यन। तो आपको बताना है कि आपका ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, यानी असर्शन भी ठीक है, आपका रीज़न भी ठीक है, और जो रीज़न बताया है वो आपके करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपके असर्शन को। ठीक है, या फिर ये दोनों ही ठीक है बट जो कारण बता रहा है वो असर्शन को गलत बता रहा है, या फिर सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, आपका रीज़न गलत है, या फिर असर्शन गलत है, या फिर आपका रीज़न सही है। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए A, B या C या D। पेन और कॉपी ले करके बैठ जाइए, सबको सजेस्ट कर रही हूँ, जिसको जो भी लग रहा है। ठीक है आप सभी, और मैं यही कहूँगी कि आप इसका आंसर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर दे रहे हैं अपने पेन कॉपी के साथ, जब आप यहाँ लिख रहे हैं आप मुझे ये शेयर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है,
और आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन में आपको बताना है लिख करके कि पहले का ये राइट आंसर है, और फिर जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आप भी साथ में मुझे वहाँ पर देखना है कि कितने गलतियाँ आपने की। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम फॉर डाउट वाला जो टेलीग्राम है आप वहाँ पे मुझे ये शेयर कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का कैसा स्कोर रहा वो मैं देखूंगी, और कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया वो भी। मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत करी है, तो आप लोग भी अपना पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। ये टेस्ट आपके लिए ही बना है। अब तक पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा, ये सब टेलीग्राम पे शेयर कर देना आप सभी, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा से रिलेटेड है। हड़प्पा डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, यानी हड़प्पा वासी जो है किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। इसका कारण दिया, नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हड़प्पा साइट एज येट, यानी अभी तक किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई भी मंदिर नहीं मिला है। क्या इस वजह से हड़प्पा जो है वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी या डी। 30 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। सब ने ये टॉपिक अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है, बिना टाइम लगाए जल्दी से अपने कमेंट में, नहीं पेन कॉपी पे लिखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है, बिना आलस करे, क्योंकि यहाँ आज अपने जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर मेहनत कर ली, कल की क्लास जो कल का एग्ज़ाम होगा ना आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये इसीलिए एक मेगा टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ। चलिए, अब तक इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी ने दे दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। जिसका रह गया होगा तो आप बैक जा करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि आपके द बल्क ऑफ ऋग्वेदिक हिम, आपको हर एक टॉपिक से रिगार्डिंग यहाँ आज की क्लास में टेस्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। इंडस वैली का मैंने आपको बता दिया। द बल्क ऑफ ऋग्वेदिक हिम वर कंपोज्ड ऑन द बैंक ऑफ द सप्त सिंधु, यानी कि आपके अधिकांश ऋग्वेदिक रचनाओं की जो रचना है सप्त सिंधु के तट पर की गई थी, और जिसका कारण है द गंगेटिक द्वीप वॉज एन अनफेमिलियर लैंड टू द कंपोजर ऑफ द हिम, और आपके गंगा के द्वीप भजनों के संगीतकार के लिए एक अपरिचित भूमि थी, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चन ऋग्वेदिक वैदिक पीरियड के, इंडस वैली से डन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने अभी तक सबने दे दिया होगा, तो जल्दी से ए बी सी या डी जो भी आपको लग रहा है आपको करना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वॉर्स ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउस, यानी कि ऋग्वेदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, गायों के लिए लड़े गए थे, या फिर द काउ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम, और आपसे बोल रहा है कि ऋग्वेदिक काल के समय पर जो आपकी गाय हैं वो धन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रूप थी। क्या ये बात सही है, क्या ये बात नहीं? तो आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है ए बी सी या डी में आपको वो लगाना है। सभी ने अच्छे खासे तरीके से इसको पढ़ लिया है। बाकी एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली और आपका वैदिक पीरियड दोनों को मैंने अच्छे खासे तरीके से डिटेल में कराया है। जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अलेक्जेंडर से। यहाँ पर असर्शन दिया है कि आफ्टर इन्वेडिंग इंडिया अलेक्जेंडर वॉज फोर्स टू रिट्रेट, यानी कि भारत पर हमला करने के बाद सिकंदर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, या फिर आपके इसका कारण था कि ग्रीक सोल्जर्स हैड ग्रोन होमसिक टायर्ड एंड रिफ्यूज टू फाइट, यानी कि जो आपके ग्रीक के सैनिक थे उनको घर की याद आने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उन्होंने लड़ने से मना कर दिया गया था, तो जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर है, कौन सी बात सही है, और जो इसका कारण इन्होंने दिया है क्या ये बात ठीक है या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है ए बी सी या डी। अलेक्जेंडर से भी क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतनी देर में आप लोगों ने दे भी दिया होगा, सबको देना है। आगे बढ़ेंगे। मेंबरशिप ऑफ द बुद्धिस्ट ऑर्डर वॉज नॉट क्लोज टू वुमेन, यानी कि बौद्ध आदेश की सदस्यता महिलाओं के लिए बंद नहीं थी। इसका कारण है कि गौतम बुद्ध बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, यानी कि गौतम बुद्ध जो है वो पुरुषों और महिलाओं की समानता में विश्वास करते थे। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? इसका कारण जो भी है ए बी सी डी आपको बताना है।
वन वर्ड सभी को आते थे, लेकिन सबको प्रॉब्लम होती है इस वाले रीज़न वाले क्वेश्चन में। तो हर एक टॉपिक से कोशिश करी है मैंने ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रख सकूं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सबने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो ये रहा क्वेश्चन जहाँ पे आपको गलतियाँ होती है। तो आज ये गलती यहाँ होगी, कल वहाँ नहीं होगी। आपको जो भी आपके माइंड में लग रहा है ना ABCD, आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कल के एग्ज़ाम में ज़रूर होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वैदिक चतुर्थ, ठीक है। वैदिक चतुर्थ राम वॉज कॉल्ड ब्रह्मचार्य। इसका कारण है द एथिक ऑफ ब्रह्मचार्य वॉज अप्रोप्रिएटेड टू अ लाइफ ऑफ लर्निंग एंड हार्ड डिसिप्लिन। यानी कि वैदिक चतुर्थ के पहले चरण राम को ब्रह्मचार्य भी कहा जाता था, और इसका कारण है कि ब्रह्मचार्य की नैतिकता को सीखने और कठिन अनुशासन के जीवन के लिए विनियोजित किया जाता है, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन सी बात सही लिखी है, कौन सी बात सही नहीं लिखी है। ये 4 ऑप्शन है A, B, C या D। जल्दी से बताइए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जिसको जो भी लग रहा है, ठीक है। जिसको नहीं भी आइडिया, आपको भी अपने तब भी इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। इनमें से कौन से पुराने राज्य और उनकी राजधानियां सही सुमेलित हैं? आपको यहाँ पर ओल्ड स्टेट दे रखी है और उसकी कैपिटल राजधानी दे रखी है। यहाँ पर करेक्ट मैच आपको करना है, ठीक है। जैसे कि अंग की चंपा है, वस्त की साकेत, आपके पंचाला का कन्याकुम या मगध का गिरिराज। तो आपको बताना है इसमें से किसकी राजधानी का मैच सही है, ठीक है। पहला दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा या चौथा ऑप्शन सही है, या फिर पहला और चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा किसकी राजधानी जो है करेक्ट मैच है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो 16 महाजनपदास का जो क्वेश्चन है ना, वो यहीं से ही क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था 16 महाजनपद में इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब तक आपने यहाँ पे बता दिया होगा कौन से स्टेट की कौन सी राजधानी थी, किसका सही मैच है और किसका गलत क्यों है, वो भी आपको अपने आंसर में साइड में ज़रूर लिख कर बताना है कि इस वाले का ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल ये नहीं तो वो है, ठीक है। कल के एग्ज़ाम में काम आएगा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी मैं आपको सारे आंसर बताने वाली हूँ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। बहुत क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इनकरेक्ट पूछा कौन सा पेयर इसमें से गलत है। बिंबिसार मगध, मेंदर तक्षशिला, आपके शासंक जो है वो गौड़ा और पांड्या जो है मदुरा। आपको यहाँ पर पेयर कौन सा गलत है वो बताना है। इनकरेक्ट पूछा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। इनकरेक्ट और करेक्ट पेपर में ज़रूर देखना है, नोट दिया है वर्ड उस पर बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य में पहला शासक कौन था? फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी BC वॉज बिंबिसार, प्रसन्नजीत, अजातशत्रु या फिर जरासंध। तो ये तो इजी सा बहुत क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और आपने अब तक बता भी दिया होगा कि मगध किंगडम का जो पहला राजा था वो कौन था, A, B, C या D, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। हु इज सैड टू हैव कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। किसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में भूमि पर विजय प्राप्त की थी? कनिष्क, बिंदुसार, विक्रमादित्य या फिर अजातशत्रु। दोबारा क्वेश्चन समझो। इनमें से वो कौन है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अरब सागर से लेकर के आपकी बंगाल की खाड़ी के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त की थी? कौन था वो इंसान? A, B, C या D। 4 ऑप्शन है। इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही सोच समझ कर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस मौर्य सम्राट ने अपना सिंहासन त्याग दिया था और जैन सन्यासी के रूप में रहने के लिए दक्षिण भारत में चले गए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन एम्परर अबिक्टेड हिज थ्रोन एंड माइग्रेटेड टू द साउथ टू लिव एज जैन एशियाटिक? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर दशरथ। 4 ऑप्शन है आपके सामने है।
तो जल्दी से, बहुत ही सिंपल इजी सा है, मौर्यन डायनेस्टी सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से वो कौन है जिसने अपना सिंहासन को त्याग करके और वो जैन सन्यासी के रूप में कहाँ रहने चले गए, दक्षिण में, ठीक है। चलिए, अब तक आपने बता दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य का समाज उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का समाज जो है आपका एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट अप टू रवि इन द सतलज या हिंदू कुश। आपको बताना है इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के कहाँ तक, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक, क्योंकि मैंने आपसे कहा हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में आपका रखा हुआ है। जहाँ भी लग रहा है कि आप उस टॉपिक में गलत कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद जा कर के उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना, ताकि कल आपसे गलतियाँ ना हो, ठीक है। अब तक इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने दे दिया होगा। आप बात करेंगे आपके पोस्ट मौर्यन से क्वेश्चन से रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रगुप्त मौर्य एक्स सक्सेस अगेंस्ट द नंद किंग। नंद राजाओं के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं था। चंद्रगुप्त की शानदार सेनापति, कौटिल्य की चतुर कूटनीति, यूनानी शासकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सैन्य सहायता, या फिर नंद शासकों की कमजोरी। तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। मे बी किसी को इसका आंसर पता होगा, किसी को थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन सभी को बताना है, ठीक है। तो बाकी जो कर रहे हैं आप पॉज करके वीडियो को और कर सकते हैं, लेकिन आंसर सभी का बताना है, ठीक है। A, B, C या D कौन सा है वो आप देखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। डिफेंड द मगध एम्पायर अगेंस्ट द बैक्टीरियन ग्रीक। बैक्टीरियन यूनानियों के विरुद्ध मगध साम्राज्य की रक्षा की थी। या पुष्यमित्र सिंह इज सेड टू हैव परफॉर्म अश्वमेघ सेक्रीफाइस। या ऐसा कहा जाता है कि आपके पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। या पुष्यमित्र सिंह वॉज अ परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू द दिव्यवंदन, यानी कि दिव्यवदान के अनुसार बौद्ध धर्म का ये उत्पीड़क है। या फिर ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड आपको यहाँ 3 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, या फिर ये सारे ऑप्शन सही हैं, वो चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में सभी ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल इजी से क्वेश्चन है। आपके शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है। देवभूति, आपके नाग वासुदेव, या फिर आपके सूर्यष्ट। सबको बताना है जल्दी से जल्दी। हर बार हर एक चीज़ मैंने आपसे कही है। आपको सारी डायनेस्टीज़ के फाउंडर कौन थे, किसने स्थापना की थी, और उसके लास्ट रूलर कौन थे, ये ज़रूर पता होना चाहिए। कल के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर भी आपको 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित करने वाला कौन प्रथम था। द फर्स्ट टू स्टैब्लिश ट्रेड कॉन्टैक्ट। इसमें से पहले ऐसे कौन थे जिन्होंने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड व्यापार किया था। ग्रीक, इंडो ग्रीक थे, कुषाण थे, तमिल थे, या फिर आपके शक थे। इसमें से पहला ऐसा कौन है जिसने रोमन साम्राज्य के साथ अपना पहला व्यापार का कनेक्शन बनाया था, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय। आपके जो शकों को किसने फाइनली उखाड़ के फेंका था, किसने इसको डायनेस्टीज को ख़त्म किया था। कनिष्क ने, आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, देवपाल ने, या फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या D जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बहुत ये छोटे छोटे हैं, 1 वर्ड है, ये तो आपने अभी तक बता दिया होगा। मेरे क्वेश्चन रीड करने तक आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आप कल अपनी स्पीड बना सको। चलो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर आपके सामने है। इस ये वाले पैटर्न से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा।
एक तरफ आपके रूलर हैं रुद्रदामन, गौतमीपुत्र, खारवेल और समुद्रगुप्त। ठीक है, किसने कौन से काम करे थे वो आपको साइड में दे रखा है। परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेध, डिफीट ऑफ शक, रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक और पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म। तो आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत समय दे देती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता सके। सभी को बताना है, जितने भी मेरे वीडियो को लाइव देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन देखेंगे, क्योंकि इसी से आपका ही फ़ायदा होगा कल के एग्ज़ाम में। बाकी मैं यही कहूँगी, कल एग्ज़ाम देने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा एग्ज़ाम गया आपका, कितना आपको मेरे चैनल के थ्रू, मेरे बताए हुए क्वेश्चंस के थ्रू कितनी हेल्प मिली। सभी, चाहे वो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हो या फिर जिसने भी पेड क्लासेस लिया था, आप सभी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। सभी को यहाँ पर बताना है कि किसका कैसा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया होगा। चलिए, डिस्कशन तो अभी हम बाद में करेंगे, अभी हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत टेस्ट है आपका। ठीक है, प्राकृत टेस्ट है गात सप्तसाही इज एट्रीब्यूटेड टू द सातवाहन किंग। जो प्राकृत ग्रंथ है गात सप्तसाही का श्रेय सातवाहन राजा को दिया जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, आपका हाला या यजना सतकर्णी, या फिर वशिष्ठ पुत्र पुल्यमयी। तो जल्दी से बताओ, सातवाहन एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये प्राकृत टेस्ट है गाथा सप्तसाई का श्रेय जो है इनमें से कौन से सातवाहन के राजा को दिया जाता है, ये चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी जो भी आपको लग रहा है वो आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। 20 क्वेश्चन अब तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन हमें करना है। 21 क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ द 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद। 9 रत्नों की परिषद किससे संबंधित है? बलाल सेन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर देवपाल। 9 रत्नों की परिषद जो है ये इसमें से किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसके दौरान लिखा गया था? लेटर वैदिक पीरियड, आपका सुल्तान के समय पर जब दिल्ली सल्तनत का समय था तब, मौर्यन या गुप्ता पीरियड, और ये बाद में वैदिक की जगह उत्तर वैदिक काल हिंदी में कर लेना। तो पंचतंत्र जो है उत्तर वैदिक काल के समय लिखा गया था, दिल्ली सल्तनत के समय पर लिखा गया था, मौर्य के समय पर या फिर गुप्ता काल के समय पर लिखा था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड द कंडक्ट ऑफ वॉर। इनमें से कौन से राज्य के नियंत्रण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संगठन और युद्ध के संचालन पर विस्तृत निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राष्ट्ररंगिनी, अथर्ववेद या फिर महाभारत। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कौन सा यहाँ पर राज्य के नियंत्रण, उसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संगठन और युद्ध के संचालन पर यहाँ पे निर्देश देता है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अभी तक आप सभी ने बता भी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा उत्तर पोस्ट मौर्यन के गुप्ता काल के दौरान विदेशी व्यापार से सामान्य गिरावट के कारण थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द रीजन फॉर द जर्नल डिक्लाइन हुआ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द लेटर वैद गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड के समय पर इसमें से कौन सा कारण है जिसके वजह से इनका जो फॉरेन ट्रेड चल रहा था वो डिक्लाइन हुआ है? उसके लिए आपके पास यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। पहला है क्वालिटी ऑफ गुड डिक्लाइन, अरब एंड चाइनीज इंटरवेंशन इन द ट्रेड, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, या फिर इंडियन लॉ मेकर डिक्लेयर इट अ ग्रेट सिन फॉर अ हिंदू टू ट्रैवल बाय सी। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है, या फिर ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। माल की गुणवत्ता में गिरावट की वजह से, व्यापार में अरब और चीनी के हस्तक्षेप, रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण की वजह से, और भारतीय कानून निर्मितों में से एक हिंदू के लिए समुद्र की यात्रा करने के लिए एक महान पाप घोषित किया। ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रेड डिक्लाइन हुआ, ये आपको बताना है। ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज था, मैंने इसलिए आराम से हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी किया, ताकि आपको समय मिल जाए इस क्वेश्चन का आंसर देने में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हम आ गए हैं आपके मेडिएवल पे। हमने एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इन 712 AD, यानी कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों की विजय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। इट डिड नॉट प्रूव टू बी परमानेंट, ये स्थायी साबित नहीं हुआ। इट वॉज एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय द खलीफा, इसे खलीफाओं का पर्याप्त समर्थन प्राप्त था। इट लास्टेड फॉर अबाउट 3 सेंचुरी, ये लगभग 3 शताब्दियों तक चला था। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तीनों सही है या फिर पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है या फिर पहला और तीसरा सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपके सिंध पर अरबों की विजय से रिलेटेड जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सी बात सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, बहुत ही इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 1 वर्ड कम रखते हुए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के इनमें से किस सुल्तानों की इतिहासकारों ने विपरीतताओं का मिश्रण कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियन एज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो भी अभी आपको लग रहा है ए, बी, सी या डी, वो आपको करना है। बाकी अभी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी करेंगे। चलिए, अब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सल्तनत काल में बरीद कौन थे। हु वर बरीड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो आपको पता है, आपको प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक अच्छे खासे तरीके से करना है। उसमें से बरीद कौन थे, एक पुलिस ऑफिसर थे, वो न्यूज़ रिपोर्टर थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे या फिर वो अकाउंटेंट से। बरीद पूछा है, सारे ऑफिसर्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ तो मैंने बरीद पूछा है, वो आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं, तो बेटर है सारे के सारे ऑफिसर्स कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही मैच है, वो आपको बताना है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख मोहम्मद लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाह लिखी थी, इबन बतूता ने फतवे जहांगीरी लिखी थी, अमीर खुसरो ने तबाकत नासिरी लिखी थी। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच है वो तो ठीक है, बाकी के 3 गलत क्यों है वो भी आपको अपने आंसर में साथ में बगल में बताना है कि ये चीज़ इसलिए गलत है क्योंकि ये किताब इसने नहीं उसने लिखी थी। तो इस तरीके से क्या है कि आपके एग्ज़ाम में बाकी में से भी तो आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो बेटर है कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके ऐड हो रहे हैं, तो फ़ायदा आपका होगा। ठीक है, चलिए, अब तक आपने बता दिया होगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत में पहला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद ऑफ गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी। ये सबको पता है कि पहले मुस्लिम रूलर भारत के कौन थे, तो यहाँ पे तो आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नो डाउट कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो बहुत पूछता जाता है। लास्ट ईयर आपके कितना ज़्यादा पूछा था, यहाँ तो चलो फिर भी एक आध दिया, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था पूरी कोशिश करो कि हर एक रूल, और चाहे दिल्ली सल्तनत हो, मुगल्स हो, एंशियंट हिस्ट्री के कोई टॉपिक हो, हर जगह के जो सीक्वेंस है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आने चाहिए, ईयर्स याद होनी चाहिए। तो आपको इसको सही इसमें लगाना है। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, आपके रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, या रामानुज पहले आते हैं, चैतन्य बाद में, फिर शंकराचार्य आते हैं, या फिर शंकराचार्य, चैतन्य और रामानुज। तो कौन सा सीक्वेंस सही है उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है। ठीक है, ये देख लो, जल्दी जल्दी लगा लो, सबको पता ही होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। इस तरीके से आपको आपके एग्जाम में मिलेगा ही क्वेश्चन। ठीक है, चलो, अब तक बता दिया होगा, नहीं बताया तो आप वीडियो को रोक करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर जो स्किप हो जा रहा है कोई बात नहीं, जब हम आंसर करेंगे तो उस अकॉर्डिंग भी तब भी आप उस क्वेश्चन को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिश्ती से रिलेटेड। विच वन ऑफ द रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ अर्ली चिश्तीज इन दी दिल्ली सल्तनत। इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक चिश्तियों के लोकप्रियता के कारण थे। पहला है भारत की गैर मुस्लिम आबादी के प्रति चिश्तियों की और सहिष्णुता। दूसरा है लोगों के निम्न जन्म और कुलीन जनित लोगों के दोहरे विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना। तीसरा है रूढ़िवादी की अस्वीकृति। और चौथा ऑप्शन है राज्य संरक्षण और अदालत के साथ चिश्ती आदेश की निकटता, यानी कि स्टेट पेट्रोनेज एंड क्लोनेज ऑफ चिश्ती ऑर्डर विद द कोर्ट, रिजेक्शन है ऑर्थोडॉक्सी का, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ टू फोल्ड डिवीजन ऑफ द पीपल इनटू लो बॉन्ड एंड नोबल बॉन्ड, और टॉलरेंस करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ चिश्तीज टुवर्ड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। सूफी चिश्ती से भी एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रखूँ, वन वर्ड अगर आएगा तो उसकी भी तैयारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से मैच दी फॉलोइंग है, आपको उसको मैच करना है। कबीर, रविदास, रामदेव और सेन, ठीक है, जो कि वीवर, बार्बर, टेलर और कॉबलर, कौन क्या था वो आपको यहाँ पर मैच करना है। जल्दी से मैच कर दीजिए। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं हमारे CUET के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, लास्ट टाइम कितनी गई थी, इन सब पर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन ज़रूर करना। कोई भी डाउट या क्वेरी है उसे भी जा करके। चलिए इतनी देर में आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट फिर एक मैच दी फॉलोइंग है। पीर मुरीद वाली और आपकी खानका क्या था। सक्सेसर ऑफ सूफी सन, सूफी टीचर कौन थे, सूफी हेरिटेज और डिसाइपल। तो इनमें से कौन सूफी संत का उत्तराधिकारी था, सूफी शिक्षक था, सूफी आश्रम और शिष्य। इसको सही ऑर्डर में आपको लगाना है और बताना है, जो कि आपके पास यह ऑप्शन है, ठीक है। तो जल्दी से ABCD जिसको जो लग रहा है, और आपको पूरी कोशिश करनी है, अपना टाइम भी बचाना है। कोई भी ऑप्शन का किसी किसी को सब कुछ नहीं आता, तो एक दो पॉइंट भी आपको पता है, ऑप्शंस में जाओ, फ़ायदा उसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से फिर से अगेन मैंने यहाँ पे रखा संत पोएट है, एक तरफ मीराबाई हैं, आपके त्यागराज हैं, आपके चंडीदास हैं, आपके पुरंदरदास हैं, और आपको साइड में इन्होंने कौन सी भाषा में अपनी बुक कंपोजिट की थी, मलयालम, बंगाली, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़। तो ये आपको बताना है कि कन्नड़ 5th नंबर पे इधर है। तो कभी कभी क्या होता है, इधर तो 4 ऑप्शन होते हैं, इधर 5 होते हैं, उस तरीके से यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी हैं। तो आपको यही बताना है कि कौन से संत पोएट ने कौन सी भाषा में अपनी पोयम को कंपोज किया था, वो आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है। इनमें से कौन सी सदी भक्ति आंदोलन के सिद्धांत है। भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया, इस कौन सा प्रिंसिपल बताना है। ट्रू डिवोशन, द मीन्स अटेंडिंग गॉड, मैन इक्वालिटी बिफोर गॉड, रिस्पेक्ट फॉर मैनकाइंड, मीनिंगफुल रिचुअल्स। यानी कि आपके भक्ति आंदोलन के जो सिद्धांत हैं, वो सच्ची भक्ति ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है, ईश्वर के समक्ष मनुष्य की समानता, मानव जाति का सम्मान और सार्थक संस्कार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा ही सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीनों सही है, या फिर दूसरा तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। और हो सके कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो कोई भी ऑप्शन गलत क्यों है उसका रीज़न भी अपने साइड में ज़रूर लिखना, आपको ही हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग संत, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है कि कौन पहले फ्लोरिश हुआ था, कौन उसके बाद। कबीर है, नानक है, आपके चैतन्य हैं और तुलसीदास है, ठीक है। कौन से विचारक जो है संत पोएट, ये पहले फ्लोरिश हुए, कौन उसके बाद फ्लोरिश हुआ, उसके बाद हुआ, ये सीक्वेंस में आपको लगाना है, ठीक है। चलो ये अब तक आप लोगों ने लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 फिर स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, ये मुगल से क्वेश्चन आ गए। इन द सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ तिमरुद डायनेस्टी इन द रीजन। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने, जल्दी से पढ़ो। ABCD जो भी लग रहा है आपको लिखना है और समझना है, ठीक है। चाहो तो इस टेस्ट को दोबारा से आप लोग कर सकते हो जब रिवीजन के लिए आज, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है और काम ज़्यादा करना है। राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में विजय की मीनार के निर्माण का अवसर क्या था। What was the occasion of Rana Kumbh construction of the Tower of Victory at Chittor? His victory against Rao Jodha of Marwar, his victory of Mahmud Khalji of Malwa, Ahmad Shah of Gujarat या इब्राहिम शाह of बंगाल। किसकी खुशी में विजय की मीनार का निर्माण हुआ था, ये आपसे यहाँ पूछा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज इन्हीं क्वेश्चंस में बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। पानीपत की तुलना में खानवा की लड़ाई अधिक महत्वपूर्ण थी, इसने मुगल शासन के अफगान प्रतिरोध को नष्ट कर दिया था। द बैटल ऑफ खानवा वॉज अ ग्रेटर सिग्निफिकेंट देन दैट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत।
इट डिस्ट्रॉय द अफगान रेजिस्टेंस टू मुगल एम्पायर। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत है। पहला दूसरा ऑप्शन सही है और जो दूसरा ऑप्शन है वो पहले को अच्छा खासा एक्सप्लेन भी कर रहा है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, या फिर पहला गलत है और दूसरा सही है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, कौन सी बात सही है कौन सी नहीं वो आपको बताना है। खानवा स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई बट समझ तो आप फिर भी गए, ठीक है। चलो मुगल्स की बात करते हैं। द कोर्ट लैंग्वेज आपकी मुगल्स की कोर्ट की कौन सी भाषा थी? अरब, हिंदी, पर्शियन या फिर उर्दू। मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी वो आपसे पूछा है। ए, बी, सी या डी, ये सभी को पता है। गलतियाँ फिर भी होंगी इस क्वेश्चन में, उतना तो मुझे गारंटी है, बट जल्दबाजी में ना करके समझते हुए जाना। अब नेक्स्ट है, एक तरफ पीरियड लिखा और एक तरफ कौन सी ईयर में कौन सी चीज़ हुई थी वो आपको बताना है। बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। आपको बताना है कौन से ईयर में कौन सी चीज़ हुई थी, पहले कौन सा हुआ तो पहले कौन से बाद में, और करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ मैंने मैच दी फॉलोइंग के थ्रू लगाया, लेकिन वहाँ आपसे ये डायरेक्ट लिख देंगे, ईयर भी ना दें, तो ईयर भी याद होने चाहिए। यहाँ तो मैंने चलो आपको इस तरीके से पूछा, लेकिन अगर आपसे क्रोनॉजिकल ऑर्डर में दे दे और ये ईयर आपको ना दें और डायरेक्ट बोले कि इसको क्रोनॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तो इसीलिए आपको पूरे जितने बैटल्स हैं वो याद होने चाहिए, सारी संधियाँ यानी ट्रिटी याद होनी चाहिए, तब आप इसको क्रोनॉजिकल ऑर्डर में लगा पाओगे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सबने देखा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर आपको करेक्ट पेयर यहाँ बताना है। एक तरफ आपका टाइम पीरियड है और एक तरफ सारी, पहला एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा मैसूर वॉर, पहला एंग्लो बुरमेस वॉर या फिर सेकंड दूसरा सिख वॉर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सी चीज़ बगल में जो टाइम पीरियड लिखा है वो सही लिखा है, और जो गलत है तो वो भी आपको बताना है कि उस समय ये नहीं तो वो हुआ था। इन्हीं क्वेश्चन में बेशक यहाँ पे दिखते हो मैंने आज की क्लास में रखा, बेशक 46 क्वेश्चन है, लेकिन ये 50 से भी ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे मैम ने तो सारे स्टेटमेंट ही रही, हमें पढ़ने में इतना टाइम, कल भी कुछ ऐसा ही नज़र आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए आप सभी की, ठीक है। देखो हाफ एन आवर तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के और निकालने में हुआ, एक्सप्लेनेशन में तो आप खुद सोचो। ये सिर्फ आप लोगों के वजह से, क्योंकि आप लोगों ने सजेशन किया था कि मैम स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा लेकर के आओ, तो मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा CUET में जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं सब कुछ रख दिया। क्रोनॉजिकल ऑर्डर, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, ठीक है, हर एक बेस पे क्वेश्चन रखा है। इतनी देर में क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट तो कर ही दिया होगा सभी ने। कि बंगाल के नवाबों ने बंगाल की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुक्त व्यापार पर आपत्ति नहीं जताई। सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंगाल में व्यापार विशेष अधिकारियों के दुरुपयोग की आपत्ति जताई। तीसरा ऑप्शन है कंपनी के बढ़ते व्यापार ने बंगाल के नवाबों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की। और 1764 में बक्सर की लड़ाई ने पूर्व भारत में अंग्रेजी की जीत और प्रभुत्व को पूरा किया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही बोला है वो आपसे यहाँ पूछा गया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन A, B, C या D, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए जितने भी यहाँ कर रहे हैं, बिना टाइम लगाए, और कोशिश करो जितना स्पीड में आप सभी इस क्वेश्चन को कर सके। और यहाँ मैं आप सभी को टाइम दे रही हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सके। स्टेटमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है तो आप ज़्यादा तो नहीं टाइम दे पाऊँगी, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में कोशिश करना थोड़ा जल्दी करना, ताकि आपके कुछ भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलो आगे बढ़ेंगे। एक तरफ सारी संधियाँ लिखी हैं और दूसरी तरफ कौन सी संधि किसके बीच में हुई थी वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। और करेक्ट ऑर्डर में भी लगाना है जो नीचे आपको दिया हुआ है। चलो जल्दी से देख लो और बताओ। पुरंदर की संधि, अलीनगर की संधि, बनारस की संधि और आपकी वसई की संधि, और किस किस के बीच में और कौन से ईयर में हुआ था, इसको ज़रूर नोट कर लेना जहाँ भी आप अपना ये टेस्ट लिख रहे हो, ताकि कल आपका काम आएगा। अभी जिसने स्किप किया तो वो कल उन्हें पछतावा होगा कि काश हमने कल मैम की बात सुन ली होती। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साथ ही साथ लिखते रहो कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर इस साल में हुई थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यही क्वेश्चन बदल के आ सकता है कल आपके में, ईयर पूछ सकता है, क्रोनॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं क्वेश्चन यहीं से ही होंगे, बस पैटर्न बदल जाएगा। तो आप हर एक तरीके से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 45 है, सॉरी, मैच दी फॉलोइंग है पौंडीचेरी, ये है 45 क्वेश्चन नंबर, ठीक है।
पौंडीचेरी गोवा है, आपका ट्रान्युमार है और नागपट्टिनम। और आपको बताना है कौन सी जगह पर क्या है, किसका कौन सी जगह पर है, मैच करना है आपको। जल्दी से करो। बहुत बहुत ही सोच के मेहनत के साथ मैंने ये तैयारी की है आप सभी के लिए, और आशा करूँगी आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं उम्मीद भी रखूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट को दे भी रहे होंगे। और आप सभी को ये टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल, कहीं पर भी आप सभी को मुझे अपना ये टेस्ट शेयर करना है। मैं वो देखने के लिए भी तैयार हूँ कि आप लोगों ने कहाँ गलतियाँ की हैं, कैसा स्कोर रहा है, उसके लिए भी तो आपको सबको शेयर करना है। ठीक है, चलिए नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आंसर चेक करेंगे। अगेन मैच दी फॉलोइंग है, स्वराज पार्टी है आपका, HSRA है, कांग्रेस सोशल पार्टी है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, और कौन सी पार्टी किसके है उसके बगल में नाम लिखा है। तो अरेंज कर लो जल्दी से, टाइम मैं आपको दे रही हूँ। इसके बाद हम आंसर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के 46 में से कितने स्कोर हुए और कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। और इन्हीं 46 क्वेश्चन को डिटेल में कराते हुए, मतलब समझ लो 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं इन्हीं 46 से। इस तरीके से अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी सभी को आंसर शीट शेयर करनी है, चाहे वो अभी लाइव देख रहे हो अभी 6 बजे की क्लास में, या कोई बाद में भी देख रहा हो, सभी को शेयर करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा, सब सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं मैम CUET के आपने मॉक टेस्ट बहुत कम है, एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। ठीक है, लास्ट ईयर वाली जितनी भी मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं वो सारी प्लेलिस्ट करो, वो सब इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है लास्ट ईयर का है तो अभी हेल्पफुल नहीं होगा, जितने हैं सारे के सारे प्लेलिस्ट करके चले जाओ, क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चंस करने के फ़ायदे हैं, कुछ नया पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टॉपिक कॉन्सेप्ट सब ने पढ़े होते हैं, लेकिन सबको रहता है मैम कर तो लिया, लेकिन क्वेश्चंस आते ही सब उड़ जाता है, समझ नहीं आता इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए आपके लिए मेगा टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ। तो चलिए, हो गए आपके पूरे के पूरे ये 46 क्वेश्चंस। तो जिसका पीछे का जो रह गया है वो पढ़ते हुए कर लेना, और आंसर शीट शेयर ज़रूर करना, और देखते हैं कि आप सभी का स्कोर कैसा रहा और कितना रहा। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं या स्टार्टिंग से करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, यहीं से करते हुए स्टार्टिंग पे जाएंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। सबसे पहले हम बढ़ेंगे। तो सभी तैयार हैं? एक बार सब लोग यहाँ पर, और एक बार जल्दी से कमेंट करके भी बता देना कैसा टेस्ट रहा, कैसे क्वेश्चंस आपको लगे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिर्फ 42 मिनट्स हमें इस क्वेश्चंस को रीड करने में लगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर हैं और किसका क्या आंसर है, साथ साथ में आपको भी लिखते जाना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में सभी ने पढ़ा और सुना हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 के अंदर। ठीक है, किसने की थी? तो सभी को पता है, आपके मोतीलाल ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि पहले का राइट आंसर होगा आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ए का अगर हम देखें तो दूसरा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ मोतीलाल नेहरू के बाद, आपके यहाँ ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू दिख रहा है, तो चलो ये बात तो सही है। बट इसके साथ साथ दूसरे जो आपको पता है, तो दूसरे फाउंडर भी आपको पता होना चाहिए, चित्तरंजन दास। ठीक है, ये भी थे। ठीक है, चित्तरंजन दास जो है और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों के दोनों ही आपके फाउंडर हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि पहले का दूसरा ऑप्शन है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्टेटमेंट में जाना और देखना है कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब या तो सी है या तो डी है। अब वो कैसे देखते हैं। आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं, 1928 में। ईयर भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी को पता है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, आपके चंद्रशेखर आज़ाद। यानी कि दूसरे का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बट मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। ठीक है,
देखो, अगर मैं स्वराज पार्टी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा, मैंने आपके HSRA की बात करी है तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, सुखदेव थापर के द्वारा, सचिंद्र नाथ संग्याल के द्वारा। तीनों नाम याद रखने हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तीनों में से कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए तीनों के तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये हो गए सुखदेव थापर, और नेक्स्ट जो है वो है आपके सचिंद्र नाथ सान्याल। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये आपको बोल सकते हैं कि आपको इसमें करके बताना है। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं आपके कांग्रेस सोशल पार्टी। तो आपको भी पता है 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। और इसके जो फाउंडर हैं जयप्रकाश नारायण के साथ आपके और कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और कौन था आपके साथ में? आपका ऑप्शन में राम मनोहर लोहिया भी हैं, ठीक है। ये हैं और एक मैंने नाम बताया जयप्रकाश नारायण। क्लियर हो गया। लास्ट है आपका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो ये सीक्वेंस जल्दी से बताओ क्या लगता है, PC जोशी है या MN रॉय? बट यहाँ पर तो हमें दिख गया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। इट मीन्स MN रॉय ही इसके फाउंडर है। तो इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर C बताया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए, जिसका करेक्ट हो गया वो एक टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन में आप पूछ सकता है वो भी मैंने साथ में लिख दिया है, तो जल्दी लिख लो। इसका टाइम पीरियड 1919 है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे सेकंड, आपके लास्ट से शुरुआत करिए मैंने, कोई कंफ्यूज मत होना। चलो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसने कौन सी जगह को कब कैप्चर किया था, कब जीता था, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिखा है आपके दानिश, ठीक है, आपके डच या आपकी 18वीं सेंचुरी के यूरोपियन से आपको अच्छे खासे तरीके से पता है। इंग्लिश हुए, आपके पोर्चुगीज़ हुए, और देन आपके फ्रांच हुए। तो ये आपको बताना है फ्रेंच हुए कि किसने कौन सी जगह को कैप्चर किया था, ये आपको बताना है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें से सबसे इजी तो मैक्सिमम सबको पता है कि पोर्चुगीज़ ने गोवा को कैप्चर किया था, ठीक है। यानी कि और सबको पता है कब किया था, 1510 में अफांसो ने किया था, ये भी सबको पता है। यानी कि सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके बी का 4 ऑप्शन किधर है, कौन कौन से ऑप्शन में। तो बी ये रहा, फोर्थ ऑप्शन एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें, यानी इसका आंसर बी या सी में तो नहीं होगा। तो आपको इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा आपसे ऑप्शन में। या तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा या तो डी होगा। अब देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर 4 तो ठीक है। अब हमें देखते हैं कि पहला ऑप्शन सही है या दूसरा। दूसरी चलिए बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो अब एक में दिया है कि या तो ऑप्शन नंबर पौंडीचेरी ने, या तो अब फ्रेंच ने जीता है, या तो पौंडीचेरी को आपके किसने जीता है, इंग्लिश ने जीता है, ऐसा ये ऑप्शन बोल रहा है। अब देखते हैं किसने जीता है। तो देखो जैसे कि आपको पता ही है, पौंडीचेरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका आंसर तो आपको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके डच ने, डच की बात करें, आपके डच ने क्या किया था 1676 में। कब? 1676 के अंदर कौन सी जगह को कैप्चर किया था, वो भी दिसंबर का महीना था। सोचो कौन सी जगह को डच ने कॉन्कर किया था। अभी भी टाइम है, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से बताओ कि डच ने कैप्चर किया था कौन सी जगह को, आपके पौंडीचेरी को। क्लियर हो गया। तो इसी वजह से पहला यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाता है, डच जो है वो पौंडीचेरी ने यहाँ पर कैप्चर किया था। पूरी बात तो सुनते हुए चलिए, ये अधूरी सी बात है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके जो पौंडीचेरी को सबसे पहले जो जीता था वो थे आपके डच ने कैप्चर किया था, ठीक है। कब? वो भी लिख लो, 1676 में, दिसंबर का महीना था। पौंडीचेरी डच के द्वारा कैप्चर कर लिया था। लेकिन 1619 में डच ने क्या करा, ये रिटर्न कर दिया था। किसको? आपके फ्रेंच को, ठीक है। किसके थ्रू? इनके बीच में एक संधि, एक ट्रिटी साइन हुई थी, ट्रिटी ऑफ रेसविक।
इसीलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो कि पौंडीचेरी किसके हाथ में आया, आपके फ्रेंच के हाथ में, यानी कि ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा फिफ्थ ऑप्शन। तो ये रहा आपके सामने जो कि ईजिली से सॉल्व हो गया है। देखो कुछ ऐसे होंगे, मैं ये मना नहीं कर रही कि इसका आंसर सबके माइंड में आ रहा होगा कि डच भी तो हो सकता था, बट यहाँ पर आपको आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जाना पड़ेगा कि आपको आपके ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को टिक करना है। जब आपको पौंडीचेरी मैंने बताया कि डच ने 1676 में कैप्चर करा था, बट पहले के में देखो दूसरा ऑप्शन कहीं भी नहीं दे रखा, कहीं भी। तो इसीलिए कोई भी चीज़ पढ़ो, कॉन्सेप्ट पूरा पता जिन्हें होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसे सबको लगेगा कि नहीं इन लोगों ने गलत ऑप्शन रखे हैं कुछ, तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गलत क्यों होगा वो भी यहाँ पर देख लो। तो पौंडीचेरी डच ने तो किया था, बट बाद में ये फ्रेंच को दे दिया गया, ट्रिटी जो उनके बीच में संधि साइन हुई थी इस वजह से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, डच के पास क्या आया वो आपको पता ही चल गया। तो ये पूरा पूरा आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी इसलिए कर रही हूँ कि गड़बड़ ना हो, आपको लगे ऑप्शन गलत है ये, तो इस तरीके से हमें ऑप्शंस को भी देखते हुए अपने आंसर को लगाना है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको यहाँ पर सारी ट्रिटी दे रखी है, कौन सी ट्रिटी किसके बीच में साइन हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी। अब ये बात करते हैं। सबसे पहली ट्रिटी आपने देखा, सबसे जो पहली संधि है पुरंदर की संधि, सभी को पता है। ये पूछा जा रहा है कि किसके बीच में हुई थी, तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही लिखा है कि सयाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 1665 में। ईयर लिख लो, काम आ जाएगा कल के एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो पहली संधि हुई थी कौन से ईयर में हुई थी, किसके बीच में हुई थी, यही चीज़ आपसे कल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकता है आपके सामने। दूसरा देखो, अलीनगढ़ की संधि जो है बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लीव के बीच में हुई थी। ये बात भी सही है, कब, 1757 में। ठीक। तीसरा जो है बनारस की संधि, ये आपके वॉरेन हेस्टिंग और अवध के नवाब के बंगाल के साथ में हुई थी। ये कब हुई थी, 1773 से आपके 1775 के बीच में संधि आपको देखने को मिलती है। और आपकी बसई की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी 1802 में। तो देखा जाए इस मैच दी फॉलोइंग का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही दे रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्योंकि आपको भी पता है मैच दी फॉलोइंग जो ये देते हैं ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने ऊपर नीचे करा हो, कभी कभी ये लोग सीक्वेंस में भी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि किसके बीच में हुई थी वो करेक्ट सीक्वेंस में लिखा है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल सही। 3 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए हैं, और कौन से ईयर है वो भी आगे नोट कर लो, आपके कल के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। इसमें आप लोगों से पूछा गया था, द बंगाल नवाब डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द फ्री ट्रेड ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। ठीक है, बंगाल के नवाबों ने में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्त व्यापार की आपत्ति नहीं जताई। तो ये बात बिल्कुल गलत है, उन लोगों ने जताई थी। इट मीन्स पहला ऑप्शन आप लोगों का गलत होता है। तो जहाँ जहाँ पहला ऑप्शन गलत है उसको अपने ऑप्शन से बाहर निकाल दो। इट मीन्स बहुत ही सिंपल से आपके राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही जल्दी अगर क्वेश्चन आंसर करना है ये तरीका होता है, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का पता होगा बाकी का ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड और फोर्थ। ठीक है, यानी बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 कंप्लीटेड द विक्ट्री एंड द डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश इन ईस्ट इंडिया। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है, बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है, इसीलिए दोनों बात सही है। और सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंगाल के व्यापार विशेष अधिकारियों में दुरुपयोग की आपत्ति जताई थी, और कंपनी में बढ़ते व्यापार ने बंगाल के नवाबों को वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की थी। ये बात भी गलत है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सिर्फ दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोगों ने ये बी आंसर बताया इस क्वेश्चन का वो सभी सही है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैच दी फॉलोइंग है।
आपको बताना है कौन सा वॉर कब हुआ था। जिन्होंने भी इम्पोर्टेंट बैटल्स के नहीं वीडियो देखा है, मैंने सारे बैटल्स करा रखे हैं, कौन से ईयर में किसके बीच में हुए थे, कौन किसकी विजय प्राप्ति हुई थी एंड ऑल दैट, सारे बैटल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और देखो। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि कौन सा बैटल आपका कब हुआ था। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि पहला एंग्लो मराठा वॉर कौन से ईयर में हुआ था। यहाँ पर आपको दे रखा है 7067 से 7069। तो आपको पता है ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का जो टाइम पीरियड है वो था 1775 से 1782। इट मीन्स पहला ऑप्शन गलत है, जहाँ भी पहला ऑप्शन है उसको बाहर कर दो। आगे बढ़ेंगे, थर्ड मैसूर वॉर। तो थर्ड मैसूर वॉर कब हुआ था? आपके 1790 से लेकर के 1792 तक, यानी 1790 से 92। ये बात बिल्कुल सही है। इट मीन्स दूसरा ऑप्शन जहाँ जहाँ है वो बिल्कुल सही, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका बाहर चला गया। थर्ड है आपका फर्स्ट एंग्लो बुरमेश वॉर। तो ये वॉर भी अगर हम बात करें 1824 से लेकर के 1826, यानी 2 साल तक ये युद्ध भी चला। ये बात भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। यानी कि आपका जो सेकंड सिख वॉर है वो गलत है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1848 से 49 के बीच में था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, सिर्फ सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो जितने भी लोगों ने डी बताया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वो बिल्कुल सही है। बाकी दोनों गलत क्यों है? टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर सबको मैंने बताया 1775 से 1782 में। वहीं अगर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करूँ तो वो 1803 से 1805 2 साल चला। और जो तीसरा मराठा का वॉर था सबको पता है 1817 से लेकर के 1809, जो कि 2 साल चला। तो ये सारे वॉर के ईयर आपको याद होने चाहिए, कहीं से वो कुछ भी पूछ सकते हैं और इस तरीके से करेक्टली मैच भी पूछ सकते हैं। तो क्यों, कहाँ, कैसे था वो। और इसके साथ साथ ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, हम और एक्सप्लेन करते हैं। ये किसके बीच में हुआ था ये वॉर, ये याद कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने आंसर राइटिंग में लिख लेना कि ये वॉर भी किस किस के बीच में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, बट इतना डीपली मैं भी आपको नहीं बता रही, ईयर मैंने बता दिए, वरना वीडियो हमारी कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको सारे बैटल और ट्रीटी दे रखी है, कौन सी ईयर में कौन सी चीज़ हुई थी वो आपको बताना है। जल्दी से बताओ कि किसका क्या आंसर है, बिना गलत करे, और सभी को पता ही होगा। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासे, जल्दी से, ए बी सी या डी। तो देखो, बैटल प्लासे का जो युद्ध है सबको पता है कब हुआ था, 1757 में ही हुआ था, 23 जून को हुआ था। ये भी आपको पता है डेट, ये तो सभी को याद भी हो गया होगा। इसमें आपके ब्रिटिशर्स जीत चुके थे, तो पहले का पहला सही है। यानी कि कहाँ कहाँ पहला ऑप्शन है वो उसमें देखो, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो। अब देखते हैं बी या डी में से कोई सही होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ कि ट्रीटी ऑफ साल्वाए कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ साल्वाए, ठीक है, सबको बताना है, जिसका गलत हुआ है ना वो भी। तो ट्रीटी ऑफ साल्वाए बताओ 1764 में हुआ था या किसी और ईयर में हुआ था? जो ट्रीटी ऑफ साल्वाए है अगर हम बात करें, वो हुआ था आपके 1782 में। यानी कि दूसरे का ऑप्शन है चौथा। इट मीन्स ये ऑप्शन भी बाहर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी और आपके मराठा के बीच में हुई थी। कब? 17 मई को 1782 में, ये सभी को पता है, ठीक है। बाकी बक्सर का युद्ध सबको पता है 1757, पुरंदर की संधि ऑब्वियस है 1764। दैट्स वाई किसका क्या आंसर है सभी समझ गए, ठीक है। एक बार और देख लेते, शायद मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया यहाँ पर। बैटल ऑफ प्लासे 1757 में हुआ था, ठीक है। सालबाए की संधि मैंने आपको बताया 1782 में हुआ था, ठीक है। आपके जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। पुरंदर की संधि आपको पता ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? तो जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी लगाया था वो सभी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है कोर्ट लैंग्वेज मुगल्स की क्या थी? अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, उर्दू। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है ना
वो इन्हीं लैंग्वेज में होती है। सबको मैक्सिमम लोग यहाँ गलतियाँ करते ही करते हैं। तो मुग़ल की दरबारी भाषा याद रखना पूछ ली जाए तो वो क्या थी आपकी, फ़ारसी यानी पर्शियन। मैक्सिमम सबको लगता है ये मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के समय का टाइम पीरियड है तो अरेबिक में होगा या उर्दू में होगा। नो, पर्शियन पारसी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। जितने भी लोगों ने सी बताया बिल्कुल सही बताया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैटल ऑफ कानबा वॉज अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन दैट ऑफ पानीपत, इट डिस्ट्रॉय दैट अफगान रेजिस्टेंस टू मुगल रूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया आप सभी ने। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको भी पता है कि आपका जो बैटल ऑफ पानीपत है कब हुआ था, 1526 में। और आपके बैटल ऑफ खानवा सबको पता है 1527 में। किसके बीच में हुआ था वो आप लोग खुद लिख लेना। तो पानीपत की तुलना में खानवा की लड़ाई अधिक महत्वपूर्ण थी। तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इट डिस्ट्रॉय द अफगान रेजिस्टेंस टू मुगल रूल, इसने मुगल शासन के अफगान प्रतिरोध को नष्ट कर दिया। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा आपका इनकरेक्ट है। जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का सी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वट वॉज द ओकेजन ऑफ फॉर राणा कुंभ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़। तो चित्तौड़ में राणा कुंभ ने क्यों विक्ट्री का टावर बनवाया था, किस वजह से बनवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर किसके उसकी विजय हुई थी, आपके महमूद खिलजी ऑफ मालवा। ठीक है, मालवा के महमूद खिलजी के विरोध उसने विजय प्राप्त की थी। इसी वजह से विजय की मीनार का यहाँ पे निर्माण का अवसर हुआ था। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। राणा कुंभ ने आपके महमूद खाली ऑफ मालवा के साथ बैटल किया था, उससे वो जीत गए थे। इसीलिए उन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री बनाया था चित्तौड़ में। दूसरी चीज़ कहाँ पर आपके एग्जाम में चित्तौड़ ऑप्शन में भी दे सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिखा है या बताया है, आप सभी सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं कि अभी तक आप लोगों ने कितना सही करा या कितना नहीं। अगेन आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमरुद डायनेस्टी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं मुगल से रिलेटेड और आपको बताना है कौन सी बात सही है कौन सी बात सही नहीं है। तो देखो, अगर हम बात करें आपके पहले ऑप्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, तो यस बिल्कुल ये बात सही है। उपमहाद्वीप में बारूद का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है आपके बाबर के टाइम पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। पहला ऑप्शन जहाँ जहाँ है उसे और जहाँ नहीं है उसको हटा दो, यानी या तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा या तो बी। अब देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है या नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, तो मुगल के आर्किटेक्चर में आपको आर्क और डोम देखने को मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो किस तरीके का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो जहाँ भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं वो। ठीक है, और लास्ट तो ऑब्वियस है कि इस्टेब्लिशमेंट तिमरुद डायनेस्टी इस समय पर इस्टेब्लिश हुई थी, बात बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ही सही है, बाकी सारी गलत हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतों के लिए इनमें से पर विचार करें, कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास, पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये आपको बताना है सीक्वेंस में। तो जल्दी बताइए, ए बी सी या डी आपने इसमें क्या बताया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से भक्ति संत पहले आए थे कौन से बाद में आए थे। तो ये आपको जब सारे भक्ति संत पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। कबीर या गुरु नानक, चैतन्य या फिर तुलसीदास। देखो, इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले कबीर का टाइम पीरियड आपको पता है 4040 से 1510 एडी का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो सबसे पहले यही आए थे, याद रखना कबीर आए थे। उसके बाद आए थे आपके गुरु नानक देव का टाइम पीरियड था 1469 से 1538 एडी का। ठीक है, उसके बाद पुरंदर है, वो आपके ऑप्शन में नहीं है। फिर देन थे आपके दादू दयाल, आपके ऑप्शन में नहीं है। फिर आए थे आपके चैतन्य का टाइम पीरियड था 1468 से 1533 एडी का। ठीक है, इसके बाद आपके शंकर देव आए थे, वल्लभाचार्य आए थे, सूरदास आए थे, उसके बाद मीराबाई आई थी, फिर हरिदास आई थी, फिर आए थे आपके तुलसीदास। ठीक है,
जो कि आपके ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड ये था। इट मीन्स यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जिस तरीके से इन्होंने यहाँ नाम दे रखे हैं इसी तरीके से आपके भक्ति संत यहाँ पर आए हैं। टाइम पीरियड साइड में लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम पीरियड तो चलो सबको याद नहीं होते, लेकिन भक्ति संत आपको याद होने चाहिए। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। यहाँ पर ये 4 नाम मैंने दिए हैं, लेकिन वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। सबसे लास्ट आपको पता है कौन थे, आपके रामदास, ठीक है। सबसे आखिरी की अगर हम बात करते हैं तो जल्दी से पहले बता दो, पहला भक्ति संत कौन था। सबसे पहला अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो वो थे आपके शंकरा, 1788 से 1820 AD, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग का और सबसे आखिरी का दोनों का बता दिया। इसके बाद आपके रामानुज थे दूसरे नंबर पे, ये याद रखना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। जितने भी लोगों ने ये बताया बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने भक्ति मूवमेंट से ही पूछा था, इसके सिद्धांत क्या है। तो भक्ति मूवमेंट के सिद्धांत, भक्ति आंदोलन के जो सिद्धांत हैं वो क्या थे। ट्रू डिवोशन द मीन अटेंडिंग गॉड, सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। नो डाउट, बिल्कुल सही। यानी कि पहला ऑप्शन जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन सही है, और जहाँ नहीं है उसको बाहर कर दो, ठीक है। चलो, मैन इक्वालिटी बिफोर गॉड, ईश्वर के समक्ष मनुष्य की समानता रहती है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। भगवान के लिए हर एक बराबर ही है, हर कोई बराबर होता है, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन दोनों में। तीसरा देखो, रिस्पेक्ट फॉर मैनकाइंड, मानव जाति का सम्मान बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही है। मीनिंगफुल रिचुअल्स गलत है। सार्थक संस्कार ये ऑप्शन में भी नहीं है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। पहली है, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने संत पोएट है उसने कौन सी किताब कौन सी भाषा में लिखी थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। मीराबाई की बात कर रहे हैं, बाकी सबकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर अरेंज करना है किसने कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पर अपनी भाषा में ये चीज़ यहाँ पर कंपोज करिए, ये यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए, सबसे पहले मीराबाई की बात कर रहे हैं। तो मीराबाई ने जो किताबें लिखती थी वो कौन सी भाषा में, मलयालम, बंगाली, हिंदी, तेलुगु या कन्नड़। देखो, वैसे तो अगर हम ये देखें तो ये आपके ब्रज लैंग्वेज में लिखती थी, सभी को पता है, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये हिंदी भाषा इसका करेक्ट होगा। यानी आपके पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो जहाँ जहाँ थर्ड दिख रहा है वो ऑप्शन है, बाकी इसको बाहर कर दो। अब या तो ये सीक्वेंस बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके त्यागराज के बारे में। त्यागराज ने जो अपनी किताब पोएम लिखी थी वो तेलुगु भाषा में लिखी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मीराबाई ने लिखी थी आपके हिंदी में, आपके त्यागराज ने लिखी थी तेलुगु में, ठीक है। और अगर हम वही बात करें आपके चंडीदास के बारे में, तो चंडीदास ने लिखी थी आपकी बंगाली भाषा में, और आपके पुरंदर ने कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखते हैं, इसीलिए बी इसका राइट आंसर है। आजकल मैच दी फॉलोइंग में अलग तरीके से पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं 4 ऑप्शन से तो बगल में 4 ही होंगे, 5 भी कन्फ्यूजन के लिए दे देते हैं। चलिए आगे बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पीर मुरीद वाली खान का बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया है कि पीर कौन होते हैं, ठीक है। पीर सबको पता है कि पीर जो है आपके सूफी टीचर होते हैं, यानी कि पहले का दूसरा, तो देखो कहाँ पे दिख रहा है दूसरा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, कि बाकी सब में थर्ड फोर्थ। जब किसी को कुछ पता हो चाहे मत पता हो, लेकिन एक चीज़ देख लो कि वो ऑप्शन में है या नहीं। पीर का सबको पता है कि ये सूफी के टीचर थे, सूफी के शिक्षक थे, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। बिना टाइम वेस्ट करे कुछ सेकंड में आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। तो जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे सी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए, मैच दी फॉलोइंग अगेन। आपको बताना है कबीर, रविदास, रामदेव, सेन कौन क्या था। तो सभी को पता है कबीर जो हैं वो वीवर थे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रविदास की बात करें तो वो बाबर ना होकर के कॉबलर थे, ठीक है। नामदेव की अगर हम बात करें तो वो टेलर ही थे, और सेन की अगर हम बात करें तो बाबर थे। सिर्फ यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा आपको घुमा दिया तो बस हम घूम गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा,
पहले का पहला सही है, तो यानी पहले का पहला ही सही है, जो कि हमें पहले में ही दिख रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तीसरे का तीसरा ही सही था और दूसरे और चौथे को इन्होंने घुमा दिया है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी लोगों ने बी बताया है वो बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिश्ती से रिलेटेड, और चिश्ती में आपसे पूछा गया है 4 स्टेटमेंट है। पहला बोला था, भारत की गैर मुस्लिम आबादी के प्रति चिश्तियों की और सहिष्णुता, जो टॉलरेंस कर रहे थे जितने भी चिश्तीस थे आपके नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, और चिश्ती वाला जो आपने पढ़ा है उसमें भी देखा है। दूसरा ऑप्शन देखो, नॉन एक्सेप्शंस ऑफ थ्योरी ऑफ टू फोल्ड डिवीजन ऑफ द पीपल इनटू लो बॉर्न एंड नोबल बॉर्न, लोगों के बीच में जो निम्न वर्ग के लोग थे और जो कुलीन रिच और पुअर क्लास के दोहरे विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना, ये बात भी आपने यहाँ देखी। और तीसरा आप देखोगे कि इन्होंने रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्सी को रिजेक्शन भी किया था, ये बात भी सही है। ठीक है, और स्टेट पेट्रोनेज एंड क्लोजनेस ऑफ चिश्ती ऑर्डर विद द कोर्ट, जो राज्य संरक्षण और अदालत के साथ चिश्ती आदेश को निकटता हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिर्फ स्टार्टिंग के 3 स्टेटमेंट आपके सही थे और लास्ट का गलत है। नेक्स्ट है, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे, सीक्वेंस में। जल्दी से ए बी सी या डी, जिसने नहीं किया जो अभी ज्वाइन किया है तो सबको बताना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल सा है, सबने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। सबसे पहले जो थे वो थे आपके शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य आपको पता है इनका जन्म जो है केरल में हुआ था 1788 में एडी के समय पर। दूसरे आपके किसका, रामानुज, ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था कब, 1137 एडी के टाइम पर। फिर आते हैं आपके चैतन्य, इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1485 एडी में इनका जन्म हुआ था। इट मीन्स इसका राइट आंसर शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ईयर मैंने ऊपर लिख दिया है और बता दिया कि सबसे पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे 1 सेकंड के अंदर सबको बता। तो भारत में सबसे पहला मुस्लिम शासक जो बना था सभी को पता है, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद अफ गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी। तो बिल्कुल पहला जो मुस्लिम रूलर था वो आपके मोहम्मद गौरी थे। ठीक है, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बुक्स एंड ऑथर है, करेक्टली मैच आपको बताना है, किसने कौन सी किताब लिखी थी वो आपको बताना है। देखो, अमीर खुसरो तबाकत नासिरी, आपको पता है अमीर खुसरो ने तबाकत नासिरी नहीं, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी ये, तो ये कैसे सही हो गया। ठीक है, पहले तो देखते हैं इसमें सही कौन सा है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाह लिखी थी, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कौन सा ऑप्शन गलत क्यों है वो भी मैं आपको बता। अगर मैं बात करूं आपके तारीख मोहम्मदी, इसको लिखने वाले जियाउद्दीन बर्नी नहीं, इसको लिखा था आपके मोहम्मद बिहामद खानी ने। ठीक है, इन्होंने लिखी थी आपकी किताब। क्लियर हो गया। इब्न बतूता की किताब आपको भी पता उन्होंने रिहाला लिखा था, लेकिन अगर हम बात करें तो ये आपको पता है फतवे जहांदरी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि ये इब्न बतूता नहीं, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। कई बार कितनी वीडियोस में ये मैं बता चुकी हूँ, तो ये मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि ये किसने लिखा है, किसके द्वारा कंपोज किया गया था। ये किया गया था आपके मिनाज सिराज के द्वारा। ठीक है, मिनाज सिराज के द्वारा आपकी ये किताब कंपोज की गई थी। शायद मैंने पहले जियाउद्दीन बर्नी कह दिया था, वो गलत, मिनाज सिराज है। तो मिनाज सिराज ने तबाकत नासिरी को कंपोज करा है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पर सही बताया गया है। बाकी के क्यों गलत है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने आपसे पूछा था कि बरीद कौन है आपके दिल्ली सल्तनत में, किस चीज़ का काम ये करते थे, ये आपको बताना है। पुलिस ऑफिसर्स थे, न्यूज़ ऑफ रिपोर्टर थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, या फिर ये आपके अकाउंटेंट थे। तो मैंने आपको सबको पढ़ाया हुआ है कि बरीद जो हैं आपके, ठीक है, वो क्या है आपके न्यूज़ रिपोर्टर। ठीक है, वो भी क्या बोला जाता है इन्हें, स्पाई न्यूज़ रिपोर्टर। ये हेड थे आपके इंफॉर्मेशन और
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के, जो आपके सुल्तान के आँख और कान बनकर काम करते थे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। दैट्स वाइज क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बरीद जो हैं वो कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ बिन डिस्क्राइब बाय द हिस्टोरियन एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोधी। तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के समय में किसको इतिहासकार ने विपरीतताओं का मिश्रण कहा है, तो ये बहुत ईजी सा था और सबको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। ठीक है, दैट्स वाइज क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पर मिक्सचर और अपोजिट कहा जाता है। क्यों? कि इन्होंने क्या करा है, ज़्यादातर डिसीज़न जो लिए हैं वो गलत टाइम पर लिया था। ठीक है, बहुत ही लेट थे ये, इसी वजह से इनको ये नाम दिया गया था। इन्होंने काम जितने किए वो सब में फेल रहे, आप सभी जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 712 में सिंध के अरबों पर विजय प्राप्त में से 3 रिलेटेड यहाँ पे आपको चीज़ दे रखी है और आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। इट डिड नॉट प्रूव टू बी परमानेंट, ये स्थायी साबित नहीं हुआ था। बिल्कुल ये बात सही है। अरब की जो लड़ाई आपके हुआ था ये स्थायी नहीं है। ठीक है। इट वॉज एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय द खलीफा, इसे खलीफाओं का पर्याप्त समर्थन प्राप्त था। बिल्कुल था। इट वॉज लास्टेड अबाउट 3 सेंचुरी, ये लगभग 3 शताब्दियों तक चला। कब तक चला था? आपके 712 में तो जीता। शुरुआत कब हुई थी? 695। दैट्स वाई आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है और यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। आपके इसका टाइम पीरियड 1695 से 712 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन सही हैं, गलत है, क्यों गलत हुए, उस सब पे ध्यान देते हुए इस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे मैंने पूछा था कि किस कारण की वजह से लेटर गुप्ता पीरियड के फॉरेन ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हो रहे थे, यही पूछा गया था। आपके ऑप्शंस हैं क्वालिटी ऑफ गुड डिक्लाइन, जो अच्छी जो क्वालिटी है गुड्स की वो ख़त्म हो रही थी, ये एक कारण माना जाता है। अरब और चाइना ने आपके ट्रेड पे हस्तक्षेप करा था, इस वजह से बिल्कुल देखो क्वालिटी ऑफ गुड डिक्लाइन हो रही थी, ये कोई कारण नहीं था। क्वालिटी गुड की अच्छी खासी थी। ठीक है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पहला है उसको कट कर दो, तो यानी बहुत सिंपल सादगी तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अरब एंड चाइना इंटरवेंशन इन द ट्रेड, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इंडियन लॉ मेकर डिक्लेयर इट एज अ ग्रेट सिन फॉर अ हिंदू टू ट्रैवल बाय सी, ये तीनों कारण माने जाते हैं लेटर गुप्ता पीरियड के फॉरेन ट्रेड के डिक्लाइन होने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन सा राज्य के नियंत्रण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संगठन और युद्ध के संचालन पर विस्तृत निर्देश होता था? अर्थशास्त्र, राष्ट्रंगिनी, अथर्ववेद या फिर आपका महाभारत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही, अर्थशास्त्र आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पंचतंत्र किसके दौरान लिखा गया था, कौन से समय पर लिखा गया था? उत्तर वैदिक काल में, दिल्ली सल्तनत के समय में, मौर्यन या गुप्ता पीरियड? तो नो डाउट सबको पता है गुप्ता पीरियड में आपका पंचतंत्र लिखा गया। और आप सभी को पता है कि पंचतंत्र जो है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि आपका राइट आंसर क्या है? विष्णु शर्मा के द्वारा आपका ये कंपोज किया गया था। कौन से समय पर? आपके गुप्ता पीरियड के समय पर। तो ये राइट आंसर याद रखना है कि क्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे करें। पुराण भी अगर आप देखेंगे गुप्ता पीरियड के समय पर ही कंपोज हुआ था, ये भी पूछने के चांसेस हैं, जस्ट इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब है आपके नवरत्नों की परिषद संबंधित। द काउंसिल ऑफ द 9 जेम्स इज एसोसिएटेड आपके बल्लाल सेन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर देवपाल। तो अगर हम बात करें नवरत्नों की परिषद किससे संबंधित है, तो वो है आपका चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड को देखोगे ना
इनका अच्छा खासा इंटरेस्ट था आपके आर्ट और कल्चर में। इनके समय पर अब नवरत्न देखने को मिलोगे। वैसे सबके माइंड में अकबर का तो रहता ही है, उनके थे ही, बट ऑप्शंस के डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड आपके राइट आंसर है। अगर आप उनके नवरत्न के नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिसमें से पहला नाम था आपका अमर सिम्हा, ठीक है। दूसरा नाम अगर हम बात करें आपके शंकु। तीसरा नाम अगर हम बात करें आपके धन्वंतरी थे। नेक्स्ट है इनके कोर्ट पोएट थे आपके हरिसेन। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट थे आपके कालिदास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके कहापन का, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपके वराहमिहिर, नेक्स्ट थे आपके वरुचि। उसके बाद अगर हम बात करें आपके बेताल भट्ट, ठीक है। ये सारे थे। इसमें से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि 9 के 9 नाम याद रखना। अगर इन लोगों ने आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन ऐसा है जो आपके इन 9 रत्नों में से एक नहीं है चंद्रगुप्त सेकंड के, तब आपके ऑप्शन में दिया होगा आपके, स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत नहीं, ठीक है, शूद्रक, ठीक है। शूद्रक जो है चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से एक नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से इनमें से कौन एक नहीं था, तो याद रखना वो थे आपके शूद्रक। बाकी 9 कौन कौन से थे वो सारे नाम मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिए। तो नाम पता होना चाहिए, तभी आप अपने ऑप्शंस में चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे। क्लियर हो गया? चलो, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट मुझे है कि मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर दूं। और इन्हीं क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं क्या पता, इन्हीं में से कल बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत ग्रंथ था आपका गाथ सप्तसाई का श्रेय सतवाहन राजा में से किसको दिया जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को, हाला को, यजना सतकर्णी को, वशिष्ठ पुत्र पुलमी को। तो इसका राइट आंसर था आपके हाला, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों ने बी बताया वो बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 था ये आपका। यहाँ पर आपको सीक्वेंस में दे रखा है रुद्रदामन, गौतमीपुत्र सतकर्णी, खारवेल और समुद्रगुप्त किसने क्या काम करा है वो आपको बताना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके रुद्रदामन की, तो रुद्रदामन कितनी बार पढ़ा है? इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख में हमें ये देखने को मिलता है। यानी पहले का थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ढूंढो, पहले में थर्ड इसमें नहीं है, पहले में थर्ड इसमें नहीं है, पहले में थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं है। साफ सीधे से सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है। इस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में शक को किसने उखाड़ के फेंका था? तो यहाँ पे आप सभी को पता है, शक को फाइनली किसने ओवरथ्रोन किया था? आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन डी बताया वो बिल्कुल सही, सबको पता है ये आपके सातवाहन के रूलर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आपसे पूछा था द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द रोमन एम्पायर वर, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित करने वाला पहले कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सबसे पहले जो थे वो थे आपके तमिल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जो थे वो थे आपके तमिल, वर द फर्स्ट टू स्टैब्लिश ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द रोमन एम्पायर, और साथ में ग्रीक ट्रेड के साथ भी। तो राइट आंसर याद रखना क्या होगा? तमिल। तो जितने भी लोगों ने सी बताया बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको बताना है सुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो सभी को पता है, जो आपके सुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग तो फाउंडर हैं, बट लास्ट रूलर मैंने आपको बताया देवभूति थे। इनका नाम भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बताया, ये तो ईजी था, सबका गलत भी नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र सुंग से रिलेटेड यहाँ पर मैंने आपको स्टेटमेंट दे रखा था, बताना है कौन सी बात सही है कौन सी नहीं। पहला है बैक्टीरियन यूनानियों के विरुद्ध मगध साम्राज्य की रक्षा की, बिल्कुल सही था। पुष्यमित्र सुंग ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, बिल्कुल किया था। दिव्य वरदान के अनुसार बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था, ये भी बात सही है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पुष्यमित्र सुंग से रिलेटेड जिसने भी डी बताया वो सही बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेस अगेंस्ट द नंद किंग? कौन सा कारण इसमें से नहीं माना जाता?
देखो, चंद्रगुप्त ब्रिलियंट जर्नलशिप था, ये बिल्कुल सही बात है। कौटिल्य उसके डिप्लोमेसी की यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, ये भी रीज़न था। नंद रूलर उसकी वीकनेस थी, ये भी था। बट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ग्रीक रूलर, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता कि यूनानी शासकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सैन्य सहायता की वजह से, तो ये गलत है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा जो मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट अप टू, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो वो हिंदुकुश तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें मैंने आपसे पूछा था इनमें से किस मौर्य सम्राट ने अपना सिंहासन त्याग दिया था और जैन सन्यासियों के रूप में रहने के लिए दक्षिण में चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर दशरथ। तो आप सभी को पता है कौन थे, वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जैनिज्म को यही फॉलो करते थे, ये तो बुद्धिज्म को करते थे, ये आजीविका को करते थे, सभी याद होगा आपको। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य थे वो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज सेड टू हैव कॉन्कर द लैंड बिटवीन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है किसके द्वारा ये कहा जाता है कि उसने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में भूमि को पूरा का पूरा जीत लिया था। कौन थे वो, आपके कनिष्क, बिंदुसार, विक्रमादित्य या फिर अजातशत्रु। तो आपको पता है कि कौन था जिसने अरेबियन सी और आपके बे ऑफ बंगाल को जीता था, वो थे आपके बिंदुसार। तो बिंदुसार ही ने ही कॉन्कर ऑफ लैंड बिटवीन द टू सी, नदियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिखा है क्वेश्चन में, बट आपसे उन दो नदियों के, दो रिवर्स के नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो वो दो रिवर कौन से हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने बी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला मोनार्क ऑफ द मगध एम्पायर 16th सेंचुरी में, सबको पता है वो है आपके बिंबिसार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, इसको बहुत ध्यान से करना है आपको और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर जो गलत पेयर आपसे पूछा है, पांड्या का मदुराई ठीक है, शशंक का गौड़ा ठीक है, बिंबिसार का मगध ठीक है, तो यहाँ गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितने भी लोगों ने इसका बी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर भी आपको कौन से 16 महाजनपद पदार्थ से किसकी क्या राजधानी है वो आपको बताना है। और यहाँ पे पूछा कौन सा करेक्ट मैच है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके अंग, तो अंग की कैपिटल सबको पता है, जो उसके बगल में लिखी है क्या वो सही है या नहीं। अंग कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर हम बात करें अंग की कैपिटल, क्या वो चंपा थी, साकेत है, कन्याकुम और गिरिराज, सबके बगल में दे भी रखा है। आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है या नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अंग की जो राजधानी थी वो चंपा ही है, यानी पहला ऑप्शन सही है। जहाँ जहाँ पहला ऑप्शन है उसको रखो और बाकी के ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, यानी कि या तो पहला दूसरा सही है या तो पहला और चौथा सही है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करते हैं देखते हैं कि पहला सही है या दूसरा सही है। दूसरा अगर हम बात करें आपका है वस्त, तो वस्त का साकेत नहीं है, इसका क्या था जल्दी से कमेंट करके बताओ। कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मगध का गिरिराज है, ये बात भी सही है। और अगर हम बात करते हैं कि आपके पांचाल जो है ये क्यों गलत है, क्योंकि पांचाल की राजधानी कन्याकुंभ नहीं है, तो इसकी राजधानी क्या है फिर आपकी, ठीक है, 16 महाजनापदास की राजधानी जरूर करके जाना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना था कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है। तो देखो अगर हम यहाँ देखेंगे आपके असर्शन है, तो पहला स्टेज जो है वैदिक चतुर्थ का राम वॉज कॉल्ड ब्रह्मचार्य, बिल्कुल ठीक। इसका कारण बताया कि ब्रह्मचार्य की नैतिकता को सीखने और कठिन अनुशासन के जीवन में
विनियोजित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दैट्स वाई बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए जितने भी लोगों ने बताया वो बिल्कुल सही था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने आपसे पूछा था बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, क्या है, मेंबरशिप ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर वाज नॉट क्लोज टू वुमेन। तो बुद्ध के जो आदेश की उसमें महिलाएं के लिए बंद नहीं थी, और गौतम बुद्ध बिलीव करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैन और वुमेन। तो यस, ये दोनों की दोनों ही बात सही है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है अलेक्जेंडर से रिलेटेड यहाँ पर। ठीक है, अलेक्जेंडर से रिलेटेड दो था कि आफ्टर भारत पर हमला करने के बाद सिकंदर की पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके सैनिकों ने मना कर दिया था कि अब वो थक चुके हैं, अब वो लड़ नहीं सकते, अब उन्हें वापस जाना है। तो दैट्स वाई ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों बातें सही हैं, और इसका कारण जो दे रखा है वो भी सही दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऋग्वैदिक काल के अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। बिल्कुल सही। इसका कारण क्या है कि ऋग्वैदिक के समय पे काव जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ थी। बिल्कुल, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक हिम वर इम्पोज ऑन द बैंक ऑफ द सप्त सिंह। नो डाउट, बिल्कुल सही। और गंगा द्वाब जो है वो अनफेमिलियर लैंड था टू द कंपोजर ऑफ हिम। ये दोनों ही बातें यहाँ पर बिल्कुल सही बोली गई हैं, और इसका जो कारण दिया गया है वो भी सही दिया गया है। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आएंगे हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन था। हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा जो है डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। तो ये बात आपको भी पता है, ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई भी धर्म में नहीं मानते थे। उसका कारण है, कारण सही दे रखा है। क्यों? क्योंकि टेम्पल मंदिर तो हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, कारण सही दे रखा है, बट पहला ऑप्शन गलत है कि वो किसी भी धर्म में नहीं मानते थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट होगा। इसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आउट ऑफ 46 कैसा स्कोर रहा, आज का टेस्ट कैसा लगा। सब कुछ, थोड़ी मेहनत लगी, टाइम लगा, लेकिन सक्सेस भी मिलेगा। मैंने आप सबके लिए इतना करा है, आप लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव टेस्ट दे रहे हैं उन सभी का अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा, और कल अच्छा भी जाएगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमें पता है आर्यन से पहले आए थे। ठीक है, और उससे पहले ये ख़त्म भी हो गए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और दोनों बातें भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए। पूरे 46 का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, ये देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे फाइनली ख़त्म हो गया मेगा टेस्ट सीरीज़, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो आउट ऑफ 46 आपके स्कोर कितने रहे। मैंने आप सबके लिए बहुत मेहनत की है, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, और आशा करती हूँ आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, बहुत हेल्पफुल रही होगी। और कहीं से भी जो भी डाउट या क्वेरी आपको लग रही है कि कहीं भी आपसे गलतियाँ हुई आज के टेस्ट में, उस वाले टॉपिक को दोबारा जा कर के पढ़ो, और ताकि और इसको हो सके तो इस टेस्ट को दोबारा कर लेना, इस वीडियो को दोबारा चला के कर सकते हैं। आज 2 बार आप इसको कर लोगे, आपके पास इतना टाइम है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर है, लेकिन आज के वीडियो से आपको कल बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आगे जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, इसके क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पे विद एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर मिलेंगे। और सभी के सभी टेलीग्राम पे अपना टेस्ट शेयर करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। मैं वेट करूँगी कि मैं देखूँगी कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे सीरियसली इस टेस्ट को दिया है, और यहाँ पर मेरी मेहनत को भी वो तो जब दिखेगा जब आपके रिज़ल्ट आएंगे और कल आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैंने आप सभी के लिए इतना किया, मेरा बनता भी था, और लेकिन आपका भी पूरा सपोर्ट बनता है कि मैम ने इतनी मेहनत से आप क्वेश्चंस देखिए कि मैंने कितने अच्छे रखे हैं, और जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आते हैं उस तरीके से रखें। बाकी लेट्स सी कि कल आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब कुछ आकर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, नहीं तो 8881969980 इस नंबर पे आप क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं। जिसको जो भी याद है आप एक पेपर पे लिख करके मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि कल के एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे एमए हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारा कुछ। रही बात इसी वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, कल आप सभी के एग्ज़ाम है
कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है। मैं यही सजेशन कहूँगी, अब कुछ नया मत पढ़िए, जितना पढ़ा है सफिशेंट है। इस टेस्ट को पूरा अच्छे तरीके से करके जाइए। इसमें मैक्सिमम मैंने सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। कुछ टॉपिक रह गए क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं 75 क्वेश्चन रखने की सोच रही थी, बट चलो फिर भी 46 क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और इस टेस्ट के थ्रू आपको जहाँ लग रहा है जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हुई, आपको गलतियाँ हुई, उसको जाके एक बार रिवाइज कर लो और दोबारा से प्लेलिस्ट उठाओ। अगर और प्रैक्टिस करनी है आज तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करो, तो जा कर के प्लेलिस्ट उठाओ और जा कर के उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं आपके लास्ट ईयर भी जो मैंने करवाए थे, उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एडमिट कार्ड अपना ले कर के जाइएगा। अपनी एक आईडी प्रूफ ज़रूर लेकर जाना, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, जो भी हो वो आपको ले कर के जाना है। ठीक है, वाटर बॉटल जा सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो वो कोशिश करना। बाकी की चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में लिखी होगी, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल लूज़ कपड़े आपको पहन के जाने हैं। ठीक है, कोई भी एसेसरीज़, कोई भी वॉच, कुछ भी वेयर करके मत जाना, वरना वो आपसे वहाँ निकलवा ही लेंगे। तो सिंपल सादगी तरीके से स्टूडेंट अच्छे से बन करके जाना। ठीक है, और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आशा करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं आपको वो ज़रूर मिलेगा। मेरे साथ इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए, ताकि आगे आने वाले जब भी ये क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, उन सब की वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी एक छोटी सी हेल्प आप सभी के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो चलिए मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद और देखते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया। वो सब रिव्यू आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी आज की क्लास को एंड करते हैं और आप लोग अपने जा कर के प्रैक्टिस करते रहो और परेशान नहीं हो, अच्छा जाएगा। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है। ठीक है, बाकी आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।